कहानी का शीर्षक चुटकी चुटकी प्रेम। शाम करीब 5 बजे हैं। वही शोर शराबा, चिल्लपों के बीच किसी महिला उद्घोषक की सुरीली सी आवाज़। आज पलवल वाला सर्कुलर थोड़ा लेट है, इसलिए आज भीड़ और दिनों से कुछ ज़्यादा दिख रही है। प्लेटफॉर्म के इस कोने से उस कोने तक सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म के कोने पर लगे एक बड़े से होर्डिंग पर देश के प्रधानमंत्री का मुस्कुराते हुए बड़ा सा फोटो है। होर्डिंग पर लिखा है, प्रगति पथ पर दौड़ता देश, शिक्षित बचपन रोजगार युवा। उसी होर्डिंग के नीचे 5 से 10 साल तक की उम्र के अर्धनग्न कपड़ों में 4-5 बच्चे मायूसी से यात्रियों से खाने को कुछ मांग रहे हैं। 25 से 28 के युवा चाय की केन हाथ में लिए चाय चाय चिल्लाते हुए गुजर रहे हैं, जिनके भीतर ठेकेदार को हिसाब देने के बाद घर की दाल रोटी का जुगाड़ बना लेने की कसरत के कुछ निशान चेहरे पर भी उभर रहे हैं। स्टेशन की सभी बेंचें भरी हुई हैं। इन्हीं में से एक बेंच पर इशरत अपनी गाड़ी के इंतजार में फोन के ई-पेपर ऐप पर बेमन अंगुली खिसकाते हुए एक खबर पर रुका है। बीफ के शक में पीट पीट कर युवक की जान ली। खबर पढ़ते हुए उसके चेहरे पर ऑफिस की थकान के चिन्ह और गहरे हो गए हैं। बगल में बैठी युवती ने उससे कुछ पूछा। इशरत ने बिना उसकी तरफ देखे ही उसे जवाब दे दिया। युवती के फोन की घंटी बजी। मम्मी नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं, आज आगरा में हूँ। हाँ ऑफिस के काम से आई थी। स्टेशन पर गाड़ी के इंतजार में हूँ। रोडवेज अचलपुर से ही? गांव का नाम सुनते ही इशरत के शिथिल से शरीर को अचानक झटका सा लगा। उसने कनखियों से युवती की तरफ देखने का असफल प्रयास करते हुए उसकी बातों पर ध्यान दिया। चलो मेरे लिए सुविधा हो गई। अच्छा, कालीचरण चाचा उसी से आए थे? अरे वाह, उन्होंने बताया नहीं। युवती के चाचा का नाम सुनते ही इशरत एक अजीब कौतूहल से भर उठ खड़ा हुआ। उसने युवती के चेहरे को गौर से देखना चाहा। बैठे बैठे घूम कर देखना शायद युवती को असहज कर सकता है, यही सोचकर वह खड़ा हुआ है। लेकिन तब तक उसकी ट्रेन आ गई और मम्मी ट्रेन आ गई, बाद में बात करती हूँ, नमस्ते कहती हुई वह ट्रेन के डिब्बे में समाती हुई कहीं खो गई। इशरत तो गौर से उसके चेहरे को भी नहीं देख पाया। वह अनजाने ही ट्रेन की तरफ बढ़ा। अचानक पीछे ट्रैक पर आई उसकी ट्रेन ने उसे पीछे लौटने को विवश कर दिया। वह तो अपनी ट्रेन छोड़ भी देता, किंतु युवती की ट्रेन चल पड़ी। इशरत का मन अपना माथा पीट लेने को हुआ। वह खुद को हताश, ठगा हुआ, अपाहिज सा खड़ा महसूस कर रहा है। अपनी रेल को भी खड़ा देखकर उसका मन हुआ एक बार दौड़ते हुए ही उसके डिब्बे में झांक कर देखे, शायद उसका चेहरा ढंग से देख ले। मगर देर हो गई। ट्रेन ने गति पकड़ ली और उसका डिब्बा बहुत आगे निकल गया है। इशरत की हालत एक पल में स्टेशन पर ठगी का शिकार हुए किसी लुटे हुए यात्री की सी हो गई। वह तब तक उस खाली पटरी को देखता रहा जिस पर जा चुकी गाड़ी पूरी तरह से ओझल न हो गई। फिर वह थके पैरों से अपनी गाड़ी तक पहुंच पाया है। इशरत गाड़ी में चढ़ते ही इधर उधर कोई खाली सीट देखने लगा। उसे लगा वह शायद खड़ा नहीं रह पाएगा। कहीं कोई खाली जगह न पाकर वह गेट पर आकर पाइप पकड़कर खड़ा हो गया, स्तब्ध, शून्य को ताकता हुआ। गेट पर लग रही तेज हवा उसके बचपन की स्मृतियों के पन्ने एक एक कर पलट रही है। अचलपुर इशरत का गांव नहीं है, या यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि उसकी पैदाइश वहां की नहीं थी। वह 5 साल का था तब नरौरा से निकलने वाली नहर पर पुल के निर्माण के वक्त उसके पिता काम की तलाश में वहां पहुंच गए थे। गांव उसका कोई भी रहा हो, लेकिन उसकी कल्पनाओं में जब भी अपने गांव की तस्वीर बनती वह अचलपुर ही होता। वहीं की रेत में उसके पैरों ने चलना सीखा। जीवन को समझने की क्रियाओं में गांव के सब खेल, लड़ना झगड़ना, बेमतलब भागना दौड़ना, छिपना छुपाना या पेड़ों पर चढ़ जाना, ईख के खेतों से गन्ने तोड़ना, मक्का के भुट्टे या बाजरे की बालियां चुराना, सारा दिन गंगा में डुबकी लगाना, कमली चाचा को चकमा देकर उनकी बारी से तरबूज ले भागना, आम की डाली पर बैठकर नमक के साथ कच्ची आमी खाना या सूखे अमरूद इकट्ठे करना, जिन्हें दोपहरी भर पीसना, फिर काला नमक और तेजाब मिलाकर चटकारे ले लेकर चाटना, अंकिता के लिए जामुन तोड़ना और घर पर उसके साथ बैठकर इमली या लेमन जूस की गोलियां खाते हुए हंसना ठठाना, सब याद है उसे, कुछ नहीं भूला है। अचानक इशरत को लगा जैसे वह 8-9 साल का बच्चा बन गया है, जैसे वह रेलगाड़ी में नहीं बैलगाड़ी में अंकिता के साथ बैठा है। आसपास यात्रियों की भीड़
उसे उन बच्चों सी लगने लगी जो अंकिता के चाचा कालीचरण की बारी से तरबूज गाड़ी में भरवाने जा रहे हैं। ऑफिस में काम की थकान से मलिन हुआ चेहरा भी उसे बारी की सीलन भरी गर्मी में भूख के कारण हुआ लग रहा है। अंकिता उसके चेहरे को देख रही है। इशरत, भूख लगी है क्या? इशरत मौन है, कुछ नहीं कहा। उसे गुस्सा आ रहा है यह सोचकर कि अंकिता उसे यहाँ क्यों ले आई। अंकिता एक तरबूज उठाती है। चल आ। वह उसे आम और अमरूद के पेड़ों के बीच लगी रहट पर ले आई है। दोनों रहट की लाट पर ऊट पटांग बैठकर तरबूज खा रहे हैं। इशरत कह रहा है, तेरे चाचा चिल्लाएंगे तो नहीं? नहीं, उन्हें पता है तू मेरा दोस्त है। लड़का लड़कियों के दोस्त नहीं होते। चल चुप, तू है। अच्छा बता, तू कैसे जान गई कि मुझे भूख लगी है? तेरी शकल पर 13 बजे थे। इशरत जोर से ठठाकर हंस पड़ा। पीछे खड़े किसी यात्री ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ भाई साहब? हड़बड़ाकर इशरत ने पीछे देखा, जैसे उसका सपना टूटा हो। जी कुछ नहीं। अचानक इशरत को ध्यान आया। वह अंकिता को फेसबुक पर सर्च करते हुए बुदबुदाया, आईडी तो अपने असली नाम से ही बनाई है। पल भर में इस नाम की सैकड़ों की लिस्ट सामने आ गई। वह एक एक प्रोफाइल खोलकर देखने के प्रयास में थक कर वहीं दीवार से सटे हुए ही खिसकता हुआ मुंह बैठ गया। उसने अगली प्रोफाइल खोलने को उंगली टच की। फोन स्क्रीन पर गोल गोल चक्कर सब घूमने लगा। ओह साला, ये डिजिटल बच्चों दी बड़ी बड़ी हो रही हैं और नेट की माँ बहन हुई रहती है। स्क्रीन पर घूमता हुआ गोल चक्कर उसे अपने दिमाग में घूमता सा लगने लगा। वह झुंझलाया सा खड़े होकर फिर बाहर देखने लगा। रेलवे लाइन के समानांतर चलने वाली सड़क पर एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी के बड़े विज्ञापन होर्डिंग पर उसकी नजर रुक गई। चलो नहीं दौड़ो इंडिया, 4G बिना रुके कभी भी कहीं भी। तेजी से घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए वह सीधा कमरे में जाकर अपने बेड पर धम से गिरा। बैग भी बेतरतीबी से पटक दिया, जिसे वह बेहद सहेज और संभाल कर रखता था। यहाँ रहते हुए यही बैग तो उसका पूरा ऑफिस, घर सब कुछ है। बाकी तो इस छोटे से कमरे में एक पाइप वाला पलंग, 4 बर्तन, कुछ जोड़ी कपड़े और कुछ किताबों के अलावा उसका फोन है उसका साथी। रोजाना घर आकर वह बेड पर पसर जाता था। कुछ देर बाद छोटे से गैस चूल्हे पर चाय चढ़ाता। जब तक चाय उबलती वह मुँह हाथ धो लेता, चाय के साथ कुछ किताब पढ़ता, छत पर कुछ देर टहलता, फिर बाहर जाता खाना खाने। सोने से पहले कुछ देर पढ़ता और सो जाता। लेकिन आज वह सब कुछ भूल गया है। उसने बैठते ही फोन उठाया और फिर से अंकिता की खोज शुरू की। फेसबुक पर होगी तो जरूर, सोचते हुए प्रोफाइल बदलने लगा। उसके माथे की लकीरें और ज्यादा गाढ़ी होती जा रही हैं। एक ही झलक देखी थी, लेकिन चेहरा दिमाग की मेमोरी में फिट तो है। बस सामने आए तो पहचान तो लूंगा। वह बुदबुदाया। आखिरकार भूख और थकान के सामने घुटने टेक ही दिए, जब वह देर तक फोन पर जूझने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाया। उसे जैसे जिंदगी को और करीब लाने का कोई व्यसन मिल गया था। कई दिन तक जब भी समय मिलता वह इसी क्रिया के संपादन में व्यस्त हो जाता। ऑफिस, रेलवे स्टेशन, रास्ते में, घर पर। एक दिन अचानक वह बेड से उछल पड़ा। यस, अंकिता। प्रोफाइल पर लगे अंकिता के फोटो को अपलक देर तक देखता रहा, जैसे वह अंकिता का फोटो न हो बल्कि खुद अंकिता उसकी स्मृतियों से बाहर निकल आई हो। तू तो बहुत खूबसूरत है, तब तो ऐसी नहीं थी, उसने जैसे फोटो से कहा और रिक्वेस्ट भेजकर एक लंबी सांस खींची। इशरत को लगा उसने आधा रास्ता पार कर लिया है। इसी तसल्ली में उसने अपने कपड़े खोले, चाय चढ़ाई और फोन पर लाइव न्यूज देखने लगा। एंटी रोमी स्क्वाड दस्तों ने पार्कों में बैठे लोगों से कराई उठक बैठक। तभी उसका फोन बज उठा। नरेंद्र। ओ यार, उसे याद आया नरेंद्र ने 3 दिन पहले अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार करने में मदद मांगी थी, जिससे उसे प्रमोशन मिल जाएगा। इशरत ने व्यस्त होने का बहाना भी किया था, लेकिन उसने, यार तेरा मैथ अच्छा है तो प्लीज कर देना। इशरत ने फोन उठाया। हाँ नरेंद्र, कर रहा हूँ यार, ओके। इशरत को बुझे मन से कंप्यूटर खोलना ही पड़ा। अचानक उसे कुछ याद आया और वो मुस्कुराने लगा। मैं गणित में बहुत होशियार था। इसी गणित की वजह से मेरी अंकिता से दोस्ती हुई थी। हालांकि यह बात मुझे तो बहुत बाद में पता चली थी, तब तक हम पक्के दोस्त बन गए थे। वह गणित में कहीं भी अटकती तो मुझसे पूछती। इसी बहाने उसका मेरे घर आना जाना शुरू हुआ था। वह दोपहर का वक्त होता था जब वह मेरे घर कोई कॉपी या किताब लेकर आती थी। हर दोपहर उसका सामना अम्मा से ही होता था। 1-2 बार तो अम्मा ने पूछा, कैसे आई है रानी? वह बोल देती, इशरत से कुछ सवाल पूछने हैं चाची। फिर अम्मा ने भी पूछना बंद कर दिया था। पहले गणित के सवाल करते, फिर हम घंटों बतियाते रहते। वह मुझे अपनी जेब से निकालकर लेमन जूस की गोलियां देती या इमली देती। दोनों चटकारे लेकर खाते और बिना किसी मतलब के हंसते।
अंकिता मेरे साथ ही चौथी कक्षा में पढ़ती थी। 5 कक्षाओं तक पर अकेले धनीराम माँ साहब ही हुआ करते थे। वही हेड माँ साहब भी थे। दूसरे माँ साहब कभी कभी आते, रजिस्टर में कुछ लिखते और हफ्तों को बोर हो जाते। पूरे स्कूल में मैं अकेला लड़का था जिसे 25 तक पहाड़े याद थे। अब तो कैलकुलेटर ने सब बढ़ा दिया। मास्टरों के अभाव में धनीराम माँ साहब मुझे दूसरी तीसरी कक्षा में गणित पढ़ाने को कह देते। मेरी छाती चौड़ी हो जाती, मुझे लगता मैं मास्टर हो गया हूँ। खाने की छुट्टी में भी मुझे लगता मैं पढ़ाता ही रहूँ। लेकिन जब सब बच्चे अपनी रोटियां खोलकर खाने लग जाते, तब मजबूर होकर मैं बाहर निकल आता। अंकिता मेरा इंतजार करती मिलती। मैं अपनी रोटियां लेकर अंकिता के पास पहुंचता तो वह गुस्सा हो जाती। बड़ा मास्टर हुआ है, तेरे खाई चोना है? मैं उससे पूछता, अम्मा आज अम्मा ने खीर और पराठे बनाए थे, नहीं खाने तो अम्मा खा अपनी रोटी। मैं खा लूंगा तो तू भूखी नहीं रहेगी, तेरी रोटी नहीं है का? लगभग रोज ही हम दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते सब खा जाते, फिर हंसते। ओए सब खत्म। इशरत की मुस्कुराहट हंसी में तब्दील हो गई है। यह कमरे में उसके अलावा कोई नहीं है जो उसे टोके। और माउस पैड पर उंगली घुमाता देर तक हंस रहा है। चाय फनकर पतीली से बाहर आ रही है। उसने झटके से उठकर गैस बंद की है। कई दिनों से इशरत को हर समय इंतजार रहता है अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार किए जाने का। उसे फेसबुक में कोई आनंद नहीं रह गया है। फिर भी वक्त मिलते ही वह फेसबुक खोलता, देखता और बंद कर देता। सपाट दौड़ती इशरत की जिंदगी में एक अजीब भूचाल आ गया है। ऑफिस में काम करते करते वह अचानक कहीं खो जाता है और अगले ही पल वह खुद को 9-10 साल के बच्चे के रूप में अचलपुर के प्राइमरी स्कूल में पाता है। इशरत दोनों हाथों से दवात को पकड़कर अपनी पट्टी को घिस कर चमका रहा है, जैसे पट्टी चमकाने की प्रतियोगिता चल रही हो। कुछ बच्चे इशरत से वह पत्ते मांग रहे हैं जो उसने अपनी पट्टी चमकाने के लिए उस पर रगड़े थे। बच्चे उन पत्तों को चिक्का कहते थे। इशरत मेरे पास आज खड़िया नहीं है। अंकिता मायूस है। अचानक इशरत चिल्लाता है, खड़िया में चिक्का, खड़िया में चिक्का। एक पल में खड़िया इकट्ठी हो गई। अंकिता इशरत की इस तिकड़म पर हंसती हंसती दोहरी हुई जा रही है। इशरत और जोश में अपनी पट्टी घिसने लगा है। इशरत क्या कर रहा है? नरेंद्र की आवाज ने इशरत को चौंका दिया। उसने अचकचाकर इधर उधर देखा तो ऑफिस में है और अपनी कलम उस रिपोर्ट पर घिस रहा है जो उसे कुछ देर पहले ही जांचने को नरेंद्र ने दी थी। सॉरी यार, मैं दूसरा प्रिंट लेकर अभी करता हूँ। आज सुबह ऑफिस में पहुंचते ही एक फरमान सुनाया गया। कंपनी के कुछ नए नियमों की जानकारी के लिए सभी को अगले 10 मिनट में जीएम ऑफिस में पहुंचना है। और लो, नई सरकार की तरह ये कंपनियां भी नित नए सिगुफे छोड़ेंगी। रमाकांत ने व्यंग किया। अरे भाई, ऐसा ना करें तो यहाँ तुम सैलरी बढ़ाने की मांग करोगे, बाहर पब्लिक सरकार से रोजी रोजगार की मांग करने लगेगी। लोगों को बुलाने का अच्छा तरीका है दोनों के पास। अब चलो भी अंदर। मुखिया जी ने हाथ लगाई। कोई हंसा, किसी ने मुंह बिचकाया और चल दिए जीएम ऑफिस। आज से 3 दिन तक कोई लीव नहीं जाएगा, न ही कोई बहाना चलेगा। ऑडिट टीम आ रही है, सरकार कुछ नए कानून लाने वाली है ना, इसलिए। यूं तो यह फरमान ऑफिस में कंपनी का जीएम सुना रहा है, लेकिन इशरत को लग रहा है जैसे धनीराम माँ साहब प्रार्थना में कह रहे हो, आज कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं निकलेगा, आज सभी बच्चों के टीके लगेंगे। अंकिता सुई से बहुत घबराती है। सोचते ही इशरत ने देखा अंकिता के चेहरे पर घबराहट है। इशरत ने आंखों में इशारा किया। अंकिता कुछ और परेशान धीरे से पूछ रही है, कहा? इशरत कुछ नहीं बोला। उसे खुद नहीं पता क्या करेगा। स्कूल गेट पर माँ साहब ने ताला लगा दिया है। माँ साहब के ऑफिस में जाते ही आधे से ज्यादा बच्चे बस्ता छोड़ बाउंड्री से कूदकर भाग खड़े हुए। अंकिता लंबाई कम होने के कारण चढ़ नहीं पाई तो रोने लगी। इशरत को आइडिया सूझा। वो मुर्गे की तरह दीवार के सहारे झुक गया। अंकिता उसके ऊपर चढ़कर बाउंड्री पार कूद गई। इशरत, तू जा, नहीं मैं स्कूल के पीछे मिलूंगी। अब इशरत को कुछ नहीं सूझा तो वह स्कूल के पीछे बरामदे से सटे नीम के पेड़ के सहारे छत पर जाकर दीवार से लटककर स्कूल के पीछे कूद गया। इस हड़बड़ी में उसके पैर में चोट लग गई। इशरत दर्द से करा उठा। अंकिता देखकर रो पड़ी। अंकिता ने उसे उठाने में सहारा दिया। रो मत, जल्दी चल, माँ साहब देख लेंगे। अंकिता घबराई सी स्कूल से लौटकर उसके घर आई। तब अम्मा ने पूछा, लली कैसे लग गई जाके? अंकिता जाने क्या कह देगी, यही सोचकर वो खुद ही बोल पड़ा, बताया तो नहीं, बंदर की वजह से भागो सो गिर गो। नहीं अंकिता। अंकिता ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। अम्मा अंदर गई। जी नो सॉरी सर। आखिर कई दिन के इंतजार के बाद सुबह उसे फेसबुक पर नोटिफिकेशन मिला।
वह उस दिन मारे खुशी के जैसे पागल ही हो गया, मानो खुद के लिए चाय नाश्ते की जरूरत ही खत्म हो गई। ऑफिस पहुंचने पर उसने खुद को कुछ कमजोर सा महसूस किया। तब उसे याद आया कि आज कुछ भी खाया पिया नहीं है। लेकिन इस बीच वह अंकिता को फेसबुक मैसेंजर पर कई हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, व्यस्त हो आदि मैसेज भेजता रहा। कई मैसेजों के बाद एक मैसेज अंकिता का आया, अंकिता मॉर्निंग। इस वक्त कैसी हो? अंकिता बढ़िया। इस वक्त पहचाना क्या मुझे? अंकिता नहीं। इस वक्त आगरा कैंट पर तुम मेरे साथ बेंच पर बैठी थी और मुझे गाड़ी का समय पूछा था। अंकिता कंफ्यूजन वाली इमोजी। इस वक्त कोई बात नहीं, मैंने तो पहचान ही लिया है तुमको। अंकिता मतलब? इस वक्त मैंने उस दिन के बाद तुम्हारे लगभग सभी स्टेटस पढ़े हैं, तुम बहुत अच्छा सोचती हो, मैं बहुत प्रभावित हूँ। अंकिता मैं कोई लेखक या कलाकार तो हूँ नहीं कि कोई मुझसे इतना प्रभावित हो जाए। इस वक्त तुम बहुत खूबसूरत हो। अंकिता शुक्रिया, वैसे मुझे इसकी जानकारी है, माफ करें मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप आखिर चाहते क्या हैं। बेहतर है कि आप मतलब की सीधी सीधी बात करें। इस वक्त मैं तुम्हारे और तुम्हारे गांव के विषय में जानना चाहता हूँ। अंकिता मुझमें और मेरे गांव के प्रति इस इंटरेस्ट की कोई वजह? इस वक्त वजह है ना तुम खुद। अंकिता मैं काम कर रही हूँ, इन बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। 2 दिन बाद इस वक्त गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अंकिता कोई जवाब नहीं। इस वक्त हीरालाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैसा है? पेट में अब भी श्यामा चाट वाले की ठेल लगती है या क्या? अंकिता माफ करें आप कौन हैं, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। इस वक्त बाबूजी की पोखर आज भी है या वह भी विकास की भेंट चढ़ गई? अंकिता देखो मैं सब बता दूंगी, लेकिन यूं मेरी जिज्ञासा बढ़ाने से क्या फायदा? पहले अपने बारे में तो बताओ, मैं सही से पहचान नहीं पा रही हूँ आपके फोटो और प्रोफाइल से। इस वक्त क्या सच में तुम मेरा नाम तक भूल गई हो? अंकिता आपके नाम नहीं तो मेरे भीतर हलचल मचा रखी है, लेकिन कैसे मान लूं कि तुम वही इशरत हो? अंकिता का मैसेज पढ़कर उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो किसी भी पल बाहर आ गिरेगा। उसने जल्दी जल्दी बहुत कुछ लिख देने के लिए फोन पर उंगली चलाई, लेकिन उसके भीतर का स्पंदन जैसे उसके हाथों में उतर आया हो। उसके हाथ जुम्बिश करने लगे। उसे लगा अब वह लिख नहीं पाएगा, नंबर हो तो फोन करे, फोन करके उसे सब कुछ बता दे। उसने लिखा अपना नंबर दो तो मैं फोन पर बताऊं। अचानक दिमाग में कुछ उमड़ा और लिखा हुआ मिटा दिया। और इशरत तुम्हारे पति क्या करते हैं? अंकिता वैसे तो मेरा पति अभी कोई है नहीं, लेकिन तुम्हें भी औरों की तरह मैं सिंगल हूँ या मैरिड यह जानने में ज़्यादा रुचि है। वैसे तो मेरी प्रोफाइल पर भी मेरा स्टेटस लिखा हुआ है। इशरत बुरा मत मानिए, मेरा आशा यह नहीं था जैसा आप समझ रही हैं। अंकिता मैं एकदम ठीक समझ रही हूँ, बाय। बाद में इशरत ने माफ़ी के शब्द भी लिखे, मिन्नतें भी लिखी, फ़ोन नंबर लेने का निवेदन भी किया, लेकिन अंकिता का कोई जवाब नहीं आया। मुश्किल से 3 दिन गुजरे इशरत के। एक दिन अंकिता को विश्वास दिलाने के लिए उसने एक मैसेज जिसे ऑफिस में टाइप कर लिया था, अंकिता को सेंड करने से पहले फिर कुछ गलत न हो सोचकर एक बार पढ़ा। अंकिता तुम्हें याद है 5वीं में हमारा बोर्ड का इम्तिहान था। हमारा सेंटर हरदोई पड़ा था। बस तब आलमपुर तक ही चलती थी। वहाँ से 8 किलोमीटर पैदल का रास्ता। आज लिखते हुए लग रहा है इतनी दूर। यहाँ आज 500 मीटर के लिए भी ऑटो ले लेते हैं। आलमपुर पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो चली थी और मुश्किल आधा घंटा ही दिन बचा था। कच्चा रास्ता था तब। अब सुना है पक्की सड़क पर बसें चलती हैं। हमारे छपाछप पदचापों से उड़ता हुआ धूल का गुबार भी सड़कों के साथ चल रहा था। साथ आए बच्चे, उनके साथ माँ साहब आगे निकल गए थे। मेरे पास अम्मा के ब्याह वाला संदूक था। वह अम्मा के बनाए चावल और सूजी के लड्डू मेरी किताबों और कपड़ों से इतना भारी हो गया था जिससे मैं कुछ कदम ही उठाकर चल पाता था। तुम्हारे पास बस एक झोला था जो बहुत भारी नहीं था। तुम उसे उठाए और बच्चों के साथ आगे जा सकती थी, लेकिन तुम मेरे साथ ही चल रही थी। थका हुआ सूरज भी हमारा साथ छोड़कर दूर पेड़ों के पीछे कहीं छुप गया था। मौका पाते ही छोटा अंधेरा हमारे रास्ते पर उतरने लगा था। आगे चलता बच्चों का रेला भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। शायद किसी अनचाहे डर से मैं रोने लगा था। मेरा दर्द या मेरे भीतर का डर तुम्हारी आंखों में भी छलकने लगा था। अपना झोला तुमने मुझे दिया था और मेरा संदूक खुद उठाया था। आसानी से उसे उठाकर चल तो तुम भी नहीं पा रही थी। हम झोला संदूक बदलते हुए हरदोई पहुंचे। तब तक खूब अंधेरा हो गया था। हरदोई पहुंचते ही हमें भूख लगी थी। उस दिन वहाँ पैंट थी जो उठ चुकी थी। दूर कोने पर मोमबत्ती की लौ की तरह कुछ टिमटिमा रहा था। वहाँ चाट का ठेला था।
अंत में उसके पास जो बचा था वही खा लेना, जैसे हमारी बिना रोक टोक के बाजार में खर्च करने के एहसास की पुष्टि थी। उसने 2 आलू की टिक्की बनाई थी और बट के हरे पत्ते पर रख कर दी थी। चौकोर काटे हुए पत्ते के टुकड़े कोई चम्मच की तरह इस्तेमाल करना था। न जाने क्या हुआ कि पत्ते से उछटकर मिर्ची मेरी आंख में पड़ गई। मैं बिलबिलाकर रो पड़ा था। तब तुम उस घोर अंधेरे में कहीं पानी खोजने दौड़ पड़ी थी, बिना यह जाने समझे कि नल पैंट में कहाँ और किधर है। पत्ते के बने हुए दोने में शायद एक चुल्लू के बराबर ही पानी आ पाया था। उसी से तुमने मेरी आंखें धोई थी अपने छोटे हाथों से। मुझे ऐसे दुलारा था जैसे अम्मा इस वक्त में मुझे दुलारती थी। मेरे साथ तुम थी, कुछ भी मेरे साथ तुम भी कुछ नहीं खा पाई थी, याद है तुम्हें? इसे पढ़ते हुए उसे लगा यह बहुत लंबा मैसेज हो गया, यह सब तो मिलने पर या फोन पर ही ठीक लगेगा। यही सोचकर उसने, अंकिता तुम्हें 5वीं के बोर्ड का इम्तिहान याद है जिसके लिए हम हरदोई गए थे, लिखकर अंकिता को भेजा। उसने जैसे एक बड़ा तथ्य अंकिता को सेंड कर दिया हो। वह देर रात तक जागता रहा। घड़ी की तारीख बदल चुकी थी। इशरत सो नहीं पा रहा है। उसके इंतजार में अंकिता है। उसे इंतजार है अंकिता की ओर से आने वाले जवाब का। वह निर्निमेष फोन की स्क्रीन को ताकते हुए, हो सकता है सो गई हो, सिर्फ तसल्ली पाकर ही सो पाया। सुबह जल्दी हुई उसकी। सबसे पहले फोन देखा, कोई जवाब न पाकर कुछ मायूस हुआ। कुछ देर इंतजार का वक्त काटने को नीचे अखबार उठा लाया। फिर गरमाया राम मंदिर मुद्दा। कौन रोकता है, बना क्यों नहीं देते? अखबार की हेडलाइन पढ़ते हुए बुदबुदाया और सोचकर ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। किंतु उसके कान फोन के नोटिफिकेशन पर लगे रहे। ऑफिस को निकलते वक्त उसके फोन ने उसे संकेत दिया। वह देखते ही उछल पड़ा। अंकिता, ओह नो, आई कांट बिलीव इट। तुम सच में वही इशरत हो? इशरत, यार यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में ऐसा होता है? इशरत, ऐसा होता है? अंकिता, 6ठी क्लास के बाद तुम तो न जाने कहाँ चले गए थे मेरा साथ छोड़कर। इशरत, फिर? चलते हुए इतना ही लिख पाया, लेकिन उसकी हृदय गति बहुत तेज चलने लगी। अंकिता, 8वीं तक उन 2 सालों में मैंने बहुत मिस किया। फिर दिल्ली आ गई बड़े चाचा के पास। गांव का माहौल दिनों दिन बिगड़ने लगा था। यहाँ मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन जब भी गांव जाती या वहाँ की कोई बात चलती है तो मुझे तुम्हारी याद भी हो आती है। तब मैं सोचती, हिंदी फिल्मों की तरह अचानक तुम भी कहीं मिल जाओगे। आज तुम बिल्कुल वैसे ही। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। इशरत, यकीन हो गया हो तो अपना नंबर दो, फोन करता हूँ। मैं ऑफिस आ गया हूँ, अब लिखना थोड़ा मुश्किल है। अंकिता ने नंबर भेज दिया। इशरत ने काम करते हुए फोन किया। अंकिता, हेलो। इशरत, हेलो अंकिता, सच कहा तुमने, विश्वास मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अंकिता देर तक हंसती है। अब क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो? इशरत, मथुरा में प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, आगरा पोस्टिंग है। तुम क्या कर रही हो? अंकिता, ह्यूमन रिसर्च पर एक एनजीओ में काम कर रही हूँ, दिल्ली में हूँ। इशरत, तुमसे बातें करते हुए अब लगता है वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। न जाने कितना कुछ नया पनप कर हमारी जिंदगियों में शामिल हो गया है। अंकिता, तुम मुझे ढूंढ कर भी खुश नहीं हो क्या? इशरत, कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता अंकिता। यकीन मानो तुमसे बातें करते हुए लग रहा है जैसे हम आज उसी समय में खड़े हैं। यार यही एहसास तो मेरी जिंदगी की ताकत रहा है। लेकिन अब? अंकिता, फिर यह लेकिन? इशरत, यार हमारे बोलने, हमारी इच्छाओं, यहाँ तक कि हमारे खाने पहनने पर भी पहरे लगे हैं। अब ऐसे में? अंकिता, क्या इशरत तुम भी? अरे इंसानी जरूरतों और मन की इच्छाओं के खिलाफ किसी शोरगुल से कुछ रुका है कभी जो अब रुक जाएगा? खैर छोड़ो, यह बेकार की बात है। पहले तो हम तुमसे तू के बीच की वर्षों लंबी औपचारिकता को खत्म करने को मिलते हैं। इशरत, कल? बोलो ना। अंकिता, कल मुझे एक हफ्ते को जयपुर जाना है, लौटते ही मिलते हैं, तब तक फोन पर। मैंने तय कर लिया है कि कल मैं उससे वे सब बातें बोल दूंगा जो मैं अब तक उससे चैट करते हुए या फोन पर कह नहीं पाया हूँ। रातों में सोने से पहले सोचता ही रहा हूँ कि घुमा फिराकर कल ही लिख दूंगा कि जब जब मुझे नींद नहीं आई तब तब मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा हूँ। जब मैं तुम्हें सोचता हूँ तब तुम भी किसी फिल्मी हीरोइन की तरह न जाने कहाँ से मुझे थपकी देने सुलाने आ जाती हो। कभी सिर में दर्द हो तो कोई गोली काम नहीं करती, तब तुम्हारा आभासी स्पर्श ही मेरी दवा बन जाता है। प्राइवेट नौकरी मतलब मालिक की जी हुजूरी, अपनी जिंदगी का कोई मोल तोड़ नहीं। कभी कभी सोचता हूँ तो टेंशन हो जाता है यार। तब मैं पूरी रात भर नहीं सो पाता। भागम भाग और एक दूसरे के लिए पराई इस शहरी जीवन शैली में
तुम्हारे ख्याल ने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। यही सब सोचते हुए इशरत की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं है, और शायद नींद ही नहीं, आज तो अपने कमरे में अपने बेड पर पड़े रहकर भी वहाँ नहीं है। उसकी आंखें खुली हैं और छत से लटकते मंथर गति से घूमते पंखे पर टिकी हैं। उसे वह घूमता पंखा नहीं, खुशी से नाचता खुद का मन दिख रहा है। इशरत का मन तो सच में ही नाचने को हो रहा है, लेकिन दूसरी मंजिल पर किराए के इस कमरे की बंदिश होने से उसे रोक रखा है। उसे इतना भान है कि नीचे कमरे में मकान मालिक सोता है, जो थोड़ी सी खटपट की आवाज पर भी सुबह पूछता है, रात को क्या कर रहे थे। बस इसी डर से वह नहीं पूछ रहा। आज रात को अकेला रहकर भी जैसा अकेला नहीं है। वह आज अंकिता के विषय में नहीं सोच रहा, बल्कि बातें कर रहा है खुद से, उससे। लेकिन अचानक इतने वर्षों बाद, इन कुछ दिनों की फेसबुक या फोन पर हुई बातचीतों के बाद ही उससे यह सब कहना क्या ठीक होगा? उसे कैसा लगेगा? वह बुरा भी तो मान सकती है। नहीं, उसे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि खुशी ही होगी यह सब बातें सुनकर। यह मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन यह दावा कैसे किया जा सकता है? 15 साल को छोटा वक्त नहीं होता। कितना कुछ बदल गया है। वह सब बचपन की बातें थी। मैं ही तो ख्याल बुनता रहा हूँ। क्या जरूरी है कि मैं भी उसकी यादों में रहा हूँ? इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, न जाने क्या क्या पैदा हो गया आज। न जाने कितने और कैसे कैसे दोस्त बन गए हैं। तब 10-12 साल की उम्र की वे तमाम शरारतें, बातें, खेल कूद, क्या सबको याद रहे हैं जो उसे रहे होंगे? मगर मुझे तो याद है। मैंने उन्हें जिंदा रखा है, अपनी उम्र के साथ उन्हें भी प्राउड किया है। क्या यह सब किया होगा उसने? यही सोचकर उसने एक लंबी सांस भरकर छोड़ी, जैसे वह किसी मचान से नीचे आया हो। उसने घड़ी देखी, रात के 12 बजे हैं। उसने खुद को एक झटका देकर लंबी सी अंगड़ाई ली। सोचा, जो होगा कल ही देखेंगे, अब सोता हूँ। इशरत ने लाइट बंद की और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। पंखे की आवाज के साथ घड़ी की टिक टिक का संवेद स्वर उसे कोई तेज संगीत सा सुनाई देने लगा। उसने थोड़ी देर में कई करवट बदली। वह ऐसे बेचैन होने लगा मानो इतनी तेज आवाजों के बीच है जहाँ वह सो नहीं सकता। उसने लाइट जलाई और उठकर बैठ गया। सिगरेट होठों में दबाकर उसे सुलगाते हुए वह बेड पर ऊपर खिसककर तकिया के सहारे टिक कर बैठ गया। क्या सचमुच वह एक दूसरे के लिए प्रेम ही था या कुछ और, जिसे उसने प्रेम समझकर अब तक सहेज रखा है? इशरत ने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा। जब बैठा नहीं गया तो नीचे खिसक कर लेट गया। रात के उस पहर जब इंसान के भीतर छटपटाता दर्द की झपकी ले जाता है, इशरत की भी आंख लग गई। इशरत ने आज ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। वह तैयार हो रहा है। वह जानता है कि जूतों में पैर नहीं दिखेंगे, फिर भी उसने आज सुबह देर तक अपने पैरों की एड़ियों को घिस घिस कर चमकाया है। उसके पापा जब किसी खास काम को जाया करते थे तब ऐसे ही किया करते थे। तब अम्मा बिना उनके बताए ही समझ जाती थी कि वे शगुन बना रहे हैं। इस हफ्ते में खरीदी खास ड्रेस पहनकर वह शीशे के सामने बार बार घूम कर देख रहा है। उसने अंकिता की 15 पसंद का स्प्रे डाला है। नीचे तेज आवाज में टीवी पर समाचार चल रहे हैं। यह तेज आवाज उसके मन के विचार प्रवाह को बाधित कर रही है। न चाहते हुए भी समाचार सुनना उसे खुद की मजबूरी लग रहा है। एक बार ही तो उसे गुस्सा भी आया और वह मन ही मन बुदबुदाया कि सुबह किसी नेतागिरी चढ़ी है। वह आज अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता, इसलिए बिना मर्जी के समाचार सुनते हुए ही तैयार होने में लगा है। अचानक उसने रुककर कुछ सचेत होकर नीचे से आती आवाज पर कान लगाए। ध्यान देने पर आवाज उसे और तेज सुनाई देने लगी। लफ्ज जिहाद के नाम पर हुई एक और मुस्लिम की हत्या। सुनकर उसे कुछ अजीब सा होने लगा। उसका दिमाग चकरा सा रहा है, उसका शरीर शिथिल हो रहा है। वह धम से बेड पर बैठ गया है। नीचे एंकर घटना को विस्तार से बता रहा है। इशरत के कानों में अंकिता के शब्द गूंज रहे हैं। इंसानी जरूरतों और मन की इच्छाओं के खिलाफ किसी शोरगुल से कुछ रुका है कभी जो अब रुक जाएगा? वह थोड़ी देर यूं ही बैठा रहा, घड़ी पर नजर डाली। अंकिता पहुंच रही होगी। मन ही मन कहा,